अंधेर नगरी नाटक कथासार। अंधेर नगरी नाटक की कथा वस्तु अत्यंत संक्षिप्त है, पर वह 6 दृश्यों में विभाजित है, जिसका सार इस प्रकार है। प्रथम दृश्य, इसमें नगर के बाहरी प्रांत में एक महंत अपने 2 चेलों नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ राम भजो राम भजो राम भजो भाई भजन के अंतर्गत राम नाम की महिमा का गान करते हुए आते हैं। दूर से ही दिखती नगर की सुंदरता उन्हें आकर्षित करती है और वे उसी नगर से शिक्षा लेकर ठाकुर जी को भोग लगाने का निर्णय करते हैं। नगर की चकाचौंध से नारायण दास को भिक्षा प्राप्ति में संदेह होता है। महंत जी नारायण दास को पूर्व की ओर और गोवर्धन दास को पश्चिम की ओर से भिक्षा लेने भेजते हैं। यहाँ के लोगों को मालवर देख गोवर्धन दास गुरु जी को बहुत सी भिक्षा लाने के लिए आश्वस्त करता है, किंतु गुरु जी अधिक लोभ न करने की चेतावनी देते हैं और फिर सब गाते हुए चले जाते हैं। दूसरा दृश्य बाजार का है, जिसमें अलग अलग तरह के व्यापारी अपना माल बेचने के लिए अलग अलग तरह से ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। बाजार में आटा, चावल, दाल, नमक, मसाला, लकड़ी, मिठाई, मछली, कबाब, चना, चूरन, नारंगी, साग, सब्जियां, सूखे मेवे, सब कुछ टके का सेर बिक रहा है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ जाति का व्यापार भी हो रहा है। गोवर्धन दास सब कुछ टके से बिकने वाली इस नगरी को और इसके राजा का नाम जानना चाहता है। हलवाई बताता है कि यह अंधेर नगरी है और यहाँ के राजा का नाम चौपट है। गोवर्धन दास को भिक्षा में 7 पैसे मिलते हैं, जिसे वह 3.5 सेर मिठाई खरीदकर अंधेर नगरी का गीत गाते हुए जंगल की ओर चल पड़ता है। तीसरा दृश्य जंगल का है, जिसमें एक ओर से महंत और नारायण दास राम भजो का गीत गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी का गीत गाते हुए आता है। उसकी भारी गठरी में बहुत सारी मिठाई देखकर गुरुजी पूछते हैं कि क्या किसी धर्मात्मा से भेंट हुई है। फिर गोवर्धन दास बाजार का पूरा वृतांत बताता है कि इस नगरी में सब वस्तुएं टके सेर मिलती है। महंत जी ऐसी नगरी में न रहने की सलाह देते हैं और वहां से तुरंत चलने के लिए कहते हैं, लेकिन गोवर्धन दास पेट भरने के लोभवश उस नगर का मोह नहीं छोड़ पाता। महंत उसे सचेत करते हैं कि ऐसी नगरी में रहोगे तो बाद में पछताओगे, लेकिन गोवर्धन दास नहीं मानता। महंत संकट समय में स्मरण करने की बात कहकर नारायण दास के साथ वहां से प्रस्थान कर जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता रह जाता है। चौथा दृश्य अंधेर नगरी के चौपट राजा की राजसभा का है, जिसमें राजा, मंत्री और नौकर यथास्थान बैठे हैं। राजसभा की कार्रवाई के दौरान ही शराब का सेवन करने वाला चौपट राजा भाषा, आचार व्यवहार और सामान्य समझ के आधार पर वास्तव में अपने नाम को चरितार्थ कर रहा है। राजा के 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ कर लाते हैं। फरियादी राजा से न्याय की गुहार लगाते हुए बताता है कि मेरी बकरी के ऊपर कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, जिससे बकरी मर गई। अब हम नाटक के सबसे रोचक और व्यंग्यात्मक हिस्से पर आते हैं, राजा का दरबार। यहाँ एक फरियादी अपनी बकरी के मरने की शिकायत लेकर आता है, लेकिन चौपट राजा का न्याय कैसा है। वह किसी को भी अपनी बुद्धि से अपराधी नहीं मानता, बल्कि एक लंबी कतार खड़ी कर देता है। बनिए से शुरू होकर यह दोष का पहिया कारीगर, चूने वाले, बिश्ती और कसाई से होते हुए अंत में कोतवाल पर जाकर रुकता है। राजा बिना सोचे समझे कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है। यह दृश्य दिखाता है कि एक विवेकहीन राजा के शासन में न्याय कितना हास्यास्पद और अंधा होता है।
अब आते हैं नाटक के 5वें दृश्य पर, जिसका स्थान है अरण्य यानी जंगल। इस दृश्य की शुरुआत होती है गोवर्धन दास से, जो गुरु जी की चेतावनी को भूलकर इसी नगरी में रुक गया था। वह मजे से मिठाई खा रहा है और खुशी में झूमते हुए वही प्रसिद्ध पंक्तियां गा रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। वह अपनी किस्मत पर खुश हो रहा है और होता है कि अचानक राज्य के 4 सिपाही चारों तरफ से आकर उसे पकड़ लेते हैं। हैरान परेशान गोवर्धन दास जब पकड़े जाने का कारण पूछता है तो सिपाही उसे जो वजह बताते हैं वह बेहद हास्यास्पद है। वह कहते हैं कि कल चौपट राजा ने कोतवाल को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन जब आज उसे फांसी देने ले जाया गया तो उसकी गर्दन पतली निकली और फांसी का फंदा बड़ा हो गया। और इस अंधेर नगरी का नियम तो आप जानते ही हैं, न्याय हो या ना हो फांसी तो होनी ही है। इसीलिए राजा ने हुक्म दिया कि किसी भी मोटे आदमी को पकड़ लो जिसकी गर्दन इस फंदे में फिट बैठती हो, और इस तरह सिर्फ मोटा होने के कारण बेचारा गोवर्धन दास मुसीबत में फंस जाता है। जब सिपाहियों ने चौपट राजा को बताया कि कोतवाल की गर्दन पतली है तो राजा ने बिना सोचे समझे एक अजीबोगरीब हुक्म दे दिया कि राज्य में जो भी मोटा आदमी मिले उसे पकड़कर तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। प्यादे गोवर्धन दास को बताते हैं कि इस अंधेर नगरी में राजा के खौफ और कुशासन की वजह से कोई भी खा पीकर मोटा नहीं होता, हर कोई दुबला पतला है। ऐसे में राज्य में केवल साधु महात्माओं की ही यह दुर्दशा है कि वह निश्चिंत होकर खा रहे हैं। सिपाही कहते हैं, इस दृष्टि से तुम ही हमें सबसे मोटे लगे, इसलिए अब हम तुम्हें ही फांसी पर चढ़ाएंगे। अब बेचारा गोवर्धन दास को समझ आता है कि गुरु जी की बात न मानने की कितनी बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ रही है। इस घोर अंधेर नगरी से अपनी जान बचाने के लिए वह बिलखने लगता है, चिल्लाता है और अपने गुरुजी को याद करके गुहार लगाता है, लेकिन क्रूर प्यादे उसकी एक नहीं सुनते और उसे बलपूर्वक पकड़कर ले जाते हैं। अब हम आ चुके हैं नाटक के 6ठे और अंतिम दृश्य पर, जिसका स्थान है शमशान। 4 सिपाही बेबस गोवर्धन दास को फांसी देने के लिए यहाँ लेकर आते हैं। गोवर्धन दास अपनी जान बचाने की नाकाम कोशिश करता है, रोता है और पछताता है कि उसने उस समय रहते अपने गुरुजी की बात क्यों नहीं मानी। ठीक उसी समय संकट मोचन बनकर गुरु महंत जी और उसके दूसरे शिष्य नारायण दास वहां पहुंच जाते हैं। गोवर्धन दास तुरंत गुरु जी के पैर पकड़ रोने लगता है और क्षमा मांगता है। यहाँ महंत जी एक बहुत ही गजब की चाल चलते हैं। वह सिपाहियों से कहते हैं कि वे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना चाहते हैं। सिपाही जैसे ही थोड़ा पीछे हटते हैं, महंत जी गोवर्धन दास के कान में कुछ गुप्त बात समझा देते हैं। उसके तुरंत बाद पूरा माहौल बदल जाता है। गुरु और शिष्य दोनों आपस में बुरी तरह बहस करने लगते हैं कि पहले मैं फांसी चढ़ूंगा, नहीं पहले मैं फांसी चढ़ूंगा। यह देखकर वहां खड़े सिपाही पूरी तरह चकित और हैरान रह जाते हैं। और अब हम आ चुके हैं इस अद्भुत नाटक के बिल्कुल अंतिम मोड़ पर। शमशान में जब गुरु और शिष्य आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी वहां चौपट राजा, मंत्री और कोतवाल भी पहुंच जाते हैं। जब राजा इस अजीब बहस का कारण पूछता है तो महंत जी बड़ी चतुराई से बताते हैं कि ये एक ऐसा शुभ मुहूर्त है और इस समय जो भी मरेगा उसे सीधे वैकुंठ स्वर्ग में स्थान मिलेगा। बस फिर क्या था, स्वर्ग जाने की बात सुनते ही वहां स्वार्थ और लालच की होड़ मच जाती है। मंत्री, कोतवाल और खुद गोवर्धन दास भी फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में बहस करने लगते हैं, लेकिन तभी मूर्ख और अहंकारी चौपट राजा सबको डांट कर चुप करा देता है और कहता है, राजा के होते हुए कोई और वैकुंठ कैसे जा सकता है। यहाँ
का राजा मैं हूँ, इसलिए वैकुंठ जाने का हक भी सिर्फ मेरा है। और इस तरह अपने अहंकार और विवेकहीनता के कारण राजा स्वयं फांसी के तख्ते पर झूल जाता है। इसी मूर्खतापूर्ण अंत के साथ न्याय की जीत होती है। प्रजा को इस चौपट राजा से मुक्ति मिलती है और यह प्रसिद्ध नाटक यहीं समाप्त भी हो जाता है। तो ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अमर नाटक अंधेर नगरी का पूरा कथासार। इस व्यंग्यात्मक अंत के माध्यम से भारतेंदु जी ने हमें सिखाया है कि जिस राज्य व्यवस्था में विवेक, तर्क और न्याय नहीं होता, वह सत्ता किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि अपनी ही मूर्खता और अंतर विरोधों के कारण खुद ब खुद नष्ट हो जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अमर नाट्य कला आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस दौर में थी। आशा है कि आपको आज की यह प्रस्तुति और इसके पीछे छिपा गहरा संदेश बेहद पसंद आया होगा। नाटक का कौन सा दृश्य आपको सबसे ज्यादा विचारणीय या मजेदार लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। प्रस्तुति को अंत तक देखने और अपना स्नेह देने के लिए आप सभी का सादर आभार। मैं डॉक्टर वीना छंगानी जल्दी ही मिलूंगी आपसे हिंदी साहित्य के किसी और खूबसूरत अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।